नमस्कार। आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे। एक ऐसा सिद्धांत जो किसी भी लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की, यानी द सेपरेशन ऑफ पावर्स। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये क्या है और सबसे दिलचस्प बात, भारत ने इसे किस अनोखे अंदाज में अपनाया है। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो हर संविधान निर्माता के जहन में होता है। सवाल है, हाउ डू यू प्रिवेंट एनी सिंगल पर्सन और ग्रुप फ्रॉम गेनिंग एब्सोल्यूट पावर? यानी किसी एक व्यक्ति या समूह को इतनी ज्यादा शक्ति हासिल करने से कैसे रोका जाए कि वो निरंकुश न बन जाए। ये एक बहुत बड़ी पहेली है और इसी पहेली को सुलझाने के लिए एक सिद्धांत का जन्म हुआ। और इसका जवाब है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। देखिए, विचार बहुत सीधा सा है। सरकार के 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, कानून बनाना, जिसे हम विधायी यानी लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। दूसरा, उन कानूनों को लागू करना, जिसे कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। और तीसरा, कानूनों के आधार पर न्याय करना, जिसे न्यायिक यानी जुडिशियल पावर कहते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि इन तीनों शक्तियों को 3 अलग-अलग अंगों में बांट देना चाहिए। इस विचार को व्यवस्थित रूप से सामने रखने का श्रेय जाता है फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू को। उन्होंने बहुत साफ कहा था, जब कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में आ जाती है तो स्वतंत्रता बच नहीं सकती। सोचिए, अगर क्रिकेट मैच में जो टीम खेल रही है अंपायर भी उसी टीम का हो, तो क्या खेल निष्पक्ष होगा? बिल्कुल नहीं। बस यही तर्क यहां भी लागू होता है। अब देखिए, मॉन्टेस्क्यू का यह विचार तो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, लेकिन जब इसे असल में लागू करने की बारी आई तो 2 बड़े मॉडल सामने आए, एक अमेरिका का और दूसरा ब्रिटेन का। दोनों ने इस विचार को अपनाया, लेकिन बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से। चलिए इन दोनों को समझते हैं, क्योंकि तभी हम भारत के नजरिए को सही से समझ पाएंगे। एक तरफ है अमेरिका, जहां संविधान ने सरकार की तीनों शाखाओं कांग्रेस, राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच एक मोटी, सख्त दीवार खड़ी कर दी है। इसे कहते हैं रिजिड सेपरेशन। यहां कोई किसी के काम में दखल नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ है ब्रिटेन, जहां संसदीय प्रणाली है। वहां शक्तियों के बीच दीवार नहीं बल्कि एक जुड़ाव है, एक फ्यूजन है। वहां कार्यपालिका यानी कैबिनेट, विधायिका यानी संसद के अंदर से ही निकलती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कौन सा रास्ता चुना? क्या उन्होंने अमेरिका की तरह सख्त दीवारें बनाई या ब्रिटेन की तरह शक्तियों को मिला दिया? असल में उन्होंने इन दोनों में से किसी एक को हूबहू कॉपी करने के बजाय भारत की ज़रूरतों के हिसाब से एक व्यवहारिक, एक प्रैग्मैटिक हाइब्रिड मॉडल बनाया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत ने अमेरिका के रिजिड सेपरेशन मॉडल को नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसदीय मॉडल को अपनी नींव बनाया। इसका मतलब है कि हमारे संविधान में शक्तियों का कोई पूर्ण यानी एब्सोल्यूट डिवीजन नहीं है। यहां जानबूझकर सरकार की शाखाओं के बीच एक ओवरलैप, एक जुड़ाव रखा गया है। ये कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है। चलिए अब देखते हैं कि ये ओवरलैप असल में दिखता कैसा है। उदाहरण के लिए कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को लीजिए, जिसके प्रमुख राष्ट्रपति हैं। उनका मुख्य काम तो कानून लागू करना है, पर अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद सत्र में ना हो तो वे अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करके कानून बना भी सकते हैं। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 103 के तहत वे सांसदों की अयोग्यता पर भी फैसला करते हैं, जो कि एक तरह का न्यायिक कार्य है। और ये ओवरलैप सिर्फ एक तरफ से नहीं है। अब विधायिका यानी संसद को देखिए, उसका मुख्य काम तो कानून बनाना है, लेकिन अनुच्छेद 61 के तहत जब वो राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलाती है तो वो एक अदालत की तरह काम करती है, आरोपों की जांच करती है। ये एक क्वाजी जुडिशियल फंक्शन है। और इस पूरे सिस्टम का जो सार है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है, वो है अनुच्छेद 75(5). ये कहता है कि मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि कार्यपालिका है, उसके सदस्यों को संसद यानी विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। मतलब जो लोग देश चला रहे हैं वो कानून बनाने वाली संस्था का भी हिस्सा हैं। यहीं पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। कई सालों तक भारत में सेपरेशन ऑफ पावर्स को सिर्फ एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाता था, कोई कठोर नियम नहीं। फिर इस कहानी में एंट्री होती है भारत के सुप्रीम कोर्ट की, जिसने इस सिद्धांत को एक ऐसी शक्ति दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, शुरुआत में 1951 और 1968 के मामलों में अदालतों का रुख यही था।
कि अमेरिका जैसा सख्त सेपरेशन भारत में लागू नहीं होता। लेकिन फिर साल आया 1973 और एक ऐसा केस आया जिसने भारतीय संविधान की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया, केशवानंद भारती का मामला। और ये था वो ऐतिहासिक फैसला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संसद अपनी संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल करके भी इस सिद्धांत को संविधान से नहीं हटा सकती। यह अब हमारे लोकतंत्र की नींव का एक अटूट हिस्सा बन गया। ये इतना महत्वपूर्ण बिंदु है। और अगर आपको इस तरह के लीगल कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस प्रस्तुति को लाइक करना ना भूलें। तो इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आज इस सिद्धांत का क्या मतलब है? क्या यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है? चलिए इसकी आधुनिक व्याख्या और महत्व को समझते हैं। तो देखिए, आज भारत में हम सेपरेशन ऑफ पावर्स को सख्त दीवारों के तौर पर नहीं देखते, बल्कि हम इसे चेक्स एंड बैलेंसेस की एक प्रणाली के रूप में देखते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक डांस की तरह है जिसमें सरकार की तीनों शाखाएं एक दूसरे पर नजर रखती हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका के कामों की समीक्षा कर सकती है, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ये एक दूसरे को हद से ज्यादा शक्तिशाली होने से रोकते हैं, जिससे एक संतुलन बना रहता है। और हाँ, इस सिद्धांत की अपनी चुनौतियां भी हैं। एक तरफ इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि ये नागरिकों की स्वतंत्रता को तानाशाही से बचाता है और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये शाखाएं एक दूसरे के काम में बहुत ज्यादा दखल देने लगे तो सरकारी कामकाज में गतिरोध और अक्षमता पैदा हो सकती है। तो ये हमेशा स्वतंत्रता और शासन की दक्षता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो अंत में आज इस सिद्धांत का सार क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला, शक्ति को किसी एक अंग में केंद्रित होने से रोकना। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि तीनों अंग हस्तक्षेप नहीं बल्कि समन्वय के साथ काम करें। तीसरा, व्यक्ति के शासन की जगह कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना। और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस सवाल पर आते हैं कि भारत में शक्तियों का पृथक्करण आखिर है क्या? क्या ये अमेरिका जैसी एक कठोर दीवार है? नहीं। क्या ये एक लचीली बाड़ है जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार इधर-उधर कर सकते हैं? शायद वो भी नहीं। असल में ये एक कसी हुई रस्सी पर चलने जैसा है, एक निरंतर संतुलन साधने की प्रक्रिया, जहां हमारे लोकतंत्र को हर कदम पर स्वतंत्रता और एक कुशल शासन के बीच अपना रास्ता खोजना पड़ता है। और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती है।